नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जी के रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर। अभी तक हमारे 54 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज सेट नंबर 55 है, जो कि 2 फरवरी 2021 को प्रथम पारी में हुआ था। और यहाँ से आपसे जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था, वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन ओपन, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको मिल रही है टेक्स्ट बुक रेलवे 2500 क्वेश्चंस की ये ई बुक। इसके साथ फ्री बंडल पैक के तहत आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। मॉक टेस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप डेली रेलवे एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी टू तक एक मॉक टेस्ट लगा के अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। कौन सा टॉपिक आपका वीक है उसको आप यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट जो मेन भूमिका अदा करता है उसको भी यहाँ पर आप लेवल अप कर सकते हो टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट से, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। अभी ऑफर के तहत आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। इस कूपन कोड से आपके यहाँ पर 120 रुपए का डिस्काउंट होने के बाद इस डील को आप 280 रुपए में ग्रैब कर सकते हो। तो ये कूपन कोड लगाना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। वो दिया गया था कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात क्या दे रखा है, इतना दे रखा है 1:4:7। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर बताना था। तो देखो, सबको यदि आप जोड़ते हो, चारों कोणों के अनुपात को जोड़ते हो तो ये 15 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि 15 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 360 होगी। एक अनुपात की वैल्यू निकालोगे तो 24 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़े कोण 7 और सबसे छोटा कोण 1 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 6। तो 6 की वैल्यू आपके पूछी गई है, यानी कि इनका अंतर पूछा गया है जो कि 6 अनुपात है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 × 6। तो ये आपका 144 आ चुका है। ऑप्शन नंबर का 1 हो जाएगा। इसके बाद में सवाल नंबर 9 दिया गया था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि रूपर्ट ने 4600 रुपये का एक पुराना टीवी खरीदा। ठीक है, 4600 में एक पुराना टीवी खरीदा, x रुपए उस पर खर्च किए ठीक करवाने के लिए उसको, और उसके बाद में उसने इसको 5406 रुपये में बेच दिया। तो इससे उसे 6% का लाभ हुआ। तो रूपर्ट ने टीवी ठीक कराने के लिए कितना खर्च किया। देखो, उसने 4600 में खरीदा, x% ठीक कराने पर लगाया, और उसके बाद में वो 6% के लाभ पर जो बेचता है, 6% के लाभ पर जो बेचता है, तो इस पूरे पर 6% लगेगा, क्योंकि टोटल खर्चा उसने 4600 प्लस x किया है, और इसी पर उसको लाभ मिलेगा जितना पैसा उसने खर्च किया है। तो 6% इसका कितना हो जाता है, 6% के लाभ पर बेचा है और 5406 रुपये में बेच दिया है। अब हम यदि क्रय मूल्य को, यानी इस पूरे की वैल्यू मैं यदि 100% मानूं, तो 6% के लाभ के साथ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 106 हो जाएगी, 106% हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 106%। तो देखो, 5400 यदि मैं ऐसे कहूँ, 106 किसके बराबर है, 5406 के। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5406/106 करोगे। यहां से यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका 51 आ जाता है ये। ठीक है, 53 से पहले 2 से काट लेना ऊपर नीचे, फिर आप 53 से काटोगे तो आपका 51 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 × 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि जो क्रय मूल्य है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 5100 है। तो जब आप 5100 में से 4600 घटाओगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो आपका जो खर्चा है टीवी को ठीक कराने के ऊपर, वो 500 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। तो देखो, जब 4 का लेना है हमको वर्गमूल, तो वो हमारा 2 आता है। अब दशमलव देखो कितने स्थानों के बाद है, 2 स्थानों के बाद है, तो अंडरूट से बाहर आएगी तो केवल 1 स्थान के बाद रह जाएगी। इसी प्रकार से 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। अब दो स्थानों के बाद दशमलव है तो 1 स्थान के बाद रह जाएगी। इसी प्रकार से 1.69 यानी 13 का होता है ये, तो 13 का वर्ग। अब इसके बाद में 2 स्थानों के बाद है तो 1 स्थान के बाद रह जाएगी। इसी प्रकार से 9 का √3 होता है और 4 के बाद है तो 2 स्थानों के बाद रहेगी दशमलव, इस प्रकार से। अब आपको इन सबको जोड़ना है। तो देखो, जब भी हम दशमलव को जोड़ते हैं तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख लीजिए उनको। यदि आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो कुछ गलती होने का संभावना रहती है। 0.03 प्रकार से, तो 3 ये हो गया। अब इन सबको जोड़ोगे तो 3 और ये आपका 7 हो जाएगा, और इनको जोड़ोगे 273 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 के अंदर क्या दिया गया, ABC 3 लोग हैं, एक कार्य को 36, 54
और 72 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने पूरा कार्य होने के 8 दिन पहले ही छोड़ दिया, बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया काम पूरे होने से, और सी कितने दिन काम किया, सी ने पूरे टाइम काम किया है। सी का पूछा गया उसने कितने दिन काम किया। ओके, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालते हो, तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 216 आ जाएगा। यहां से हम एक दिन का काम या इफिशिएंसी निकालते हैं तो वो कितनी आ जाएगी। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बी की बात करते हैं 4 आ जाएगी, और सी की बात करते हैं तो 3 आ जाएगी। ये इनकी इफिशिएंसी आ चुकी है। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं कि इसने कितने दिन, मान लिया कि पूरा काम x दिन तक चला या x दिन तक चला, यानी कि C पूरे टाइम तक काम किया, यानी C ने x दिन काम किया। ठीक है, हम दिनों की बात कर रहे हैं। x मान लिया, हमें पता नहीं था कि कितने दिन काम चला, तो हमने मान लिया कि x दिन काम चला। तो C ने तो x दिन, दिनों की बात कर रहे हैं, C ने तो x दिन काम किया है पूरे दिन। अब उसने कहा कि जो A है वो 8 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि x में से 8 दिन कम कर दो, इतने दिन काम करता है ये। और यदि बी की बात करते हैं तो x में से 12 दिन कम काम किया है उसने, इतने दिन काम किया है। ठीक है, तो हम तीनों दिनों की यदि बात करते हैं, अब देखो ये हो चुके हैं दिन और ये हो चुके इफिशिएंसी। अब यहां से हम देखो टोटल काम निकालते हैं। कैसे निकालोगे, जैसे देखो कि सी ने x दिन काम किया है, एक दिन में 3 बनाता है, तो यानी कि x दिन में कितनी बनाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो देखो जोड़ते हैं हम ए बी सी का। ए की बात करें तो ए एक दिन में 6 बनाता है, ठीक है, और x माइनस 8 दिन काम किया है तो इतना बना देगा टोटल। इसी प्रकार से बी एक दिन में 4 बनाता है और x माइनस 12 दिन के अंदर टोटल इतना बना देगा। इसी प्रकार से सी एक दिन में 3 बनाता है और x दिन में 3x बना देगा। ये पूरा का पूरा काम 216 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क 16 है और यहाँ पर प्रत्येक का हमने काम निकाल लिया कितना कितना किया है इन्होंने। अब आप इनको थोड़ा और सोल्व करोगे तो ये 6x आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 48 आ जाएगा और यहाँ से 3x आ जाएगा, बराबर 216 हो जाएगा। अब ये देखो 6x, 4x और 3x को यदि जोड़ते हो तो आपका आ जाता है 13x आ जाता है, और 48 और 48 को जोड़ने पर 96 हो जाएगा। 216 हो चुके हैं। अब 96 को हम उधर लेके जाते हैं। देखो यहाँ कर लेते हैं हम कैलकुलेशन कि 13x बराबर यदि 216 प्लस 96, अब हमें ये करना है, तो देखो 216 प्लस 96 हमको ये करना है। अब क्या होगा, x की वैल्यू, इन दोनों को सबसे पहले आप जोड़ लो। 6 और 6 हो जाएगा 12, एक आई हासिल, 2 और 9 11 हो जाएगा, एक आएगा 312 हो चुका है, और 13 से भाग देना पड़ेगा तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 चौका 52 हो जाएगा, यानी 24 आ चुका है x का मान। और x ही तो हमारे डेज है जो c ने काम किया है, तो x की वैल्यू पूछ रहा था वो कितने दिनों काम किया है, तो x बराबर 24 आ चुका है। ये ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से ये हो चुका है। सवाल नंबर 19 की बात करें तो देखो 1:2, 1 2 3 4 n की संगत बारंबारताओं के साथ मानों को माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आप जानते हो कि देखो ये मान दे रखे हैं आपको 1 से लेकर n तक, और इसी प्रकार से इनकी बारंबारता भी आपको 1 से लेकर n तक दे रखी है, संगत बारंबारता दे रखी है कि 1 की संगत बारंबारता 1 है, 2 की संगत 2 है, 3 के संगत 3 है, इस प्रकार से। तो देखो बारंबारता का मतलब क्या है कि यदि हम कहें कि 5 की बारंबारता 3 है, 3 क्या है, 5 की बारंबारता है, तो 5 3 बार आया है उसके अंदर, ये कहने का मतलब है। इसी प्रकार से यदि 6 की बारंबारता 2 है तो 6 2 बार आया है उसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब। तो यदि देखो आपके पास संख्या कौन सी, एक तो संख्या है, एक बारंबारता है, इसको हम एक बार मिटा देते हैं। संख्या क्या है आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी प्रकार से n है। और यदि बारंबारता की बात करें तो वो भी 1 2 3 इसी प्रकार से दे रखी है आपको। ठीक है, तो देखो 1 को
हम टोटल कैसे निकालते हैं? हमें माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सभी संख्याओं का योग निकालना पड़ता है और फिर उसको कितने नंबर ऑफ संख्याएं उनसे डिवाइड करना पड़ता है। तो हम योग निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संख्या को बारंबारता से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक है जो संख्या वो एक ही बार है। तो इस प्रकार एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यदि मैं इसको x मानता हूँ और बारंबारता को f मानता हूँ तो ये मेरा fx निकाल रहा हूँ मैं, fx कितना आएगा। इसी प्रकार से 2 है, वो 2 बार है इस टेबल के अंदर, यानी 2 संख्याएं 2 बार दे रखी है आपको, ठीक है। तो 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 जो संख्या है, तो यदि 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है। और डायरेक्ट जोड़ने का तरीका क्या है, उसको उसकी बारंबारता से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार आई है वो। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये 1 आया था, ये क्या था, 1 का स्क्वायर। ये जो 4 आया था कि ये क्या था, 2 का स्क्वायर। ये 3 आया था, क्या था, 3 का स्क्वायर। और ये 16 आया था, ये क्या था, 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से यानी इसका स्क्वायर हो चुका है। इन सभी संख्या जो हमको संख्याएं दे रखी थी उनका स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। हमने सबको जोड़ लिया और अब आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ लो। यदि आप इन सबको जोड़ते हो तो हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ से लेकर n तक के स्क्वायर का योग क्या होता है, ये आपका होता है n+1 2n+1 बाई 6। इस प्रकार से होता है। और हमें नंबर ऑफ संख्याएं भी चाहिए कितनी है, तो आप इन सब को यदि जोड़ते हो तो इनका फॉर्मूला होता है n+1 बाई 2, यानी कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला है ये। और ये 1 से लेकर n तक के वर्गों के योग का फॉर्मूला है। तो यहाँ से तो हमारा निकल जाएगा योग, ठीक है। और यहाँ से नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है वो निकल जाएगी। तो ये हो चुका है। अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य क्या करोगे आप, योग से संख्याओं को डिवाइड करोगे। यहाँ आ जाएगा n+1 2n+1 और बटे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे n+1 बटे 2 आ जाएगा। अब देखो n से n कट जाएगा, n+1 से n+1 कट जाएगा और 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच चुका है, 2n+1 बटे 3 इतना बच जाएगा। ये हमारा माध्य हो चुका है। सवाल नंबर 21, 4 व्यक्ति ए बी सी डी ने एक कार्य को क्रम से इतने इतने समय में पूरा कर दिया, ठीक है। इसने 2/3 घंटे में पूरा करा है, इसने 3/4 घंटे में, इसने 4/5 घंटे में और इसने 1/5 घंटे में पूरा कर दिया। तो सबसे ज़्यादा समय किसने लिया ये पूछा गया है। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपको जो ये फ्रैक्शन दिया है इसका पता होना चाहिए कि परसेंटेज मान कितना है। तो ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं होगा। इनका परसेंटेज मान आपको पता होना चाहिए। जैसे 2/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, 2/3 का मतलब क्या है, ये हो जाता है आपका 66.66, इस प्रकार से हो जाता है। और यदि मैं इसकी बात करूं, 3/4 की यदि बात करूं तो ये हमारा होता है 75% के बराबर होता है। इसी प्रकार से यदि 4/5 की बात करें, यदि आपको 4/5 का पता नहीं है, आप 1/5 का तो मान जानते हैं, परसेंटेज के अंदर कितना होता है 20%। और इसको देखो ऊपर जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 का मान कितना है 20%, ऊपर कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80% आ जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है 80%। 1/5 का मतलब कितना है 20% हो जाएगा। तो सबसे बड़ा परसेंटेज वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, 80% दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा सबसे अधिक टाइम लगा है, यानी 1 घंटे का उसको 80% टाइम लग चुका है। यहाँ पर 75% टाइम लगा 1 घंटे का, यहाँ पर 66.66 लगा है, यहाँ पर केवल 20% टाइम लगा है। तो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगा है, सी को लगा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी को लगा है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको देखो अब हल करना है हमें, इसका मान बताना है कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 1 में 1/x जोड़ा है। इसी प्रकार 1 में अगले स्टेप के अंदर क्या जोड़ा है, 1 से ज़्यादा x से ज़्यादा 1 जोड़ दिया, x+1 जोड़ दिया। इसी प्रकार
अगले में 1+1/x+2 हो चुका है, यानी कि यहाँ पर x था, यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर x+2 हो गया और यहाँ पर x+3 हो गया। तो देखो आप जब इनका एलसीएम लोगे, पहले वाले का एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x+1/x, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि आप जब एलसीएम लोगे तो नीचे x आएगा, अब यहाँ पर x आ जाएगा और x+1 हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप दूसरे का एलसीएम लोगे तो नीचे देखो x+1 होगा, एलसीएम लिया। अब एक का जब आप x+1 में भाग दोगे तो कितना आएगा, x+1, तो ऊपर x+1+1 हो जाएगा। इस प्रकार से अगले स्टेप की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, x+2+1/x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर जुड़ता जाएगा, हर में ऊपर वाले में जुड़ता जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो क्या है, थोड़ा सा और सरल करना पड़ेगा। यहाँ तो x+1/x है, यहाँ यदि सॉल्व करते हैं तो x+2/x+1 हो जाएगा। यहाँ यदि देखते हो आप क्या हो जाएगा, x+3/x+2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, x+4/x+3 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो कि x+1 से x+1 कट जाएगा, x+2 से x+2 कट जाएगा, x+3 से x+3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, एक तो x+4 बच चुका है और नीचे x बच चुका है, तो ये बचा है, बस इतना मान आएगा। और यदि आपसे और सॉल्व करके यदि वो पूछा होता तो देखो दोनों के नीचे मैं x को ले लूँ तो इधर तो x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा और इधर 4/x आ जाएगा। तो इस रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी आपको मिल सकता है। अब चेक कर लो आपको किस रूप में मिला है। देखो पहला वाला इसी प्रकार से मिल गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26। 3 ट्रेनों की चाल का अनुपात दे रखा है आपसे। इन ट्रेनों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताना है हमें। देखो यदि दूरी सेम चली है उन्होंने, तो हम कह सकते हैं कि चाल के अनुपात, समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। तो चाल का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:5, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 1/3 हो जाएगा और यहाँ से 1/5 हो जाएगा। ये तो था चाल का अनुपात और ये है समय का अनुपात। तो समय का अनुपात यदि दूरी सेम है तो चाल से उल्टा हो जाता है। तो ये आ चुका है आपका अनुपात। तो यहाँ पर अब देखो अनुपात ये आ रखा है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से 2 हो चुका है, यही आपको दे रखा है। कई बार क्या है वो इस रूप में नहीं देगा, आपको थोड़ा सा और सरल करना पड़ेगा, क्योंकि ये भिन्न में दे रखा है, हमको भिन्न से हटाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से, आप क्या कीजिए, इसका हर सेम कीजिए। हर सेम करने का तरीका क्या है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो ये 3 5 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। अब 30 में आप 2 का भाग दोगे तो 15 आएगा, तो ऊपर 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का 30 में भाग दोगे तो ये 10 आ जाएगा और 5 का दोगे तो 6 आ जाएगा। 15 10 6 ये हमारा रेशियो आ चुका है। इस प्रकार भी मिल सकता है आपको और इस प्रकार भी दिया हुआ हो सकता है। तो आप ऑप्शन देख कर आप कर सकते हो कि किस प्रकार से करना है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़, क्वेश्चन 27, दिए गए समीकरण में x का संभावित मान क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो आप 2-3 चीज सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि देखो मेरी यदि एक भिन्न x/y दे रखी है तो भिन्न और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, उल्टा लिख दिया। इन दोनों को योग क्या होता है, योग क्या होता है, यदि देखो भिन्न आपके पास x/y है तो इन दोनों को जो अंश और हर है उसका मल्टीप्लिकेशन तो नीचे आ जाएगा, x × y हो जाएगा, दोनों का गुणा तो नीचे आ जाएगा। फिर अंश का स्क्वायर करो ऊपर और हर का स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो, ये आपका अंश हो जाएगा। यदि आप इन दोनों को जोड़ते हो तो देखो डायरेक्ट क्या चीज़, ये आगे चीज़ ध्यान रखना आप, यदि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम को यदि आप जोड़ते हो तो क्या होगा, हर में क्या आएगा, भिन्न के अंश और हर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, ऊपर क्या आएगा, अंश का स्क्वायर कर दो और हर का स्क्वायर कर दो और उन दोनों को जोड़ दो। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी चीज़ देखिए कि यहाँ पर x दे रखा है और यहाँ पर 1 - x दे रखा है। तो यदि x दे रखा है तो 1 - x क्या होगा। अब हम आंसर जब देखते हैं यहाँ पे भिन्न के रूप में दे रखा है, यानी कि x मेरा यदि एक भिन्न दे रखी है, कोई भी भिन्न
मान लिया 19/25 भिन्न दे रखी है, x का मान 19/25 दे रखा है, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा। अब देखो ऊपर 19 है ना, हर बनाने के लिए कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6/25 हो जाएगा। यानी कि x मेरा 19/25 दे रखा है, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, यानी कि दोनों का योग करने पर अंश, दोनों के अंश करने पर मेरा योग 25 आना चाहिए। या आप ऐसे समझ लो कि जो हर में है वो टोटल दे रखा है आपको 25, तो 25 में से यदि आप 19 घटाते हो तो कितना बच जाता है, 6, तो 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 6/25 होगा। अब करोगे सोल्व, यानी आपकी x का मान ये दे रखा है, 1 माइनस एक्स निकालोगे तो भी ये आएगा। तो हमें डायरेक्ट ऐसा ध्यान रखना है कि x यदि मेरा 19/25 है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, आप हर में से अंश घटा दो, वो हमारा अंश हो जाएगा 1 माइनस एक्स में, और नीचे तो हमेशा 25 आना है। इस प्रकार से निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे भी 25 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। इस पूरे का मान पूछा गया है, हम पूरे का मान तो हमें दिया गया है, x का मान हमसे पूछा गया है, तो किस प्रकार से हम निकालेंगे। अब हमें देखो पता है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का, यदि हम एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग करते हैं तो हमें अंश और हर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है, हर आ जाता है। इसी प्रकार का हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो x और 1 माइनस एक्स सबसे पहले हम निकालते हैं। यदि आप पहला ऑप्शन जब चूज करते हो तो देखो अंश में 19/25 दे रखा है और हर में 6/25 आएगा। यदि मैं x इसको मानूं तो 1 माइनस एक्स मेरा ये हो जाएगा। देखो इसको यदि मैं x मानूं तो ये मेरा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखो 19/25 है, तो 1 माइनस एक्स कितना आएगा, 25 में से 19 घटाओगे 6/25, ये मेरा 1 माइनस एक्स आ चुका है। ठीक है, तो जब आप अब इसमें ऊपर x की वैल्यू रखोगे, नीचे 1 माइनस एक्स की वैल्यू रखोगे, तो 25 से 25 कट जाएगा, 19 बटे आपका 6 आएगा, यहाँ से 19/6 आएगा अनरूट के अंदर। ठीक है, 19/6 आएगा। अब आपको क्या करना है कि ये आपका 19/6 आया ना जो, अब अंश और हर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, अंश और हर को मल्टीप्लाई करते हो तो इस 12 का स्क्वायर आना, जितना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अनरूट लगा हुआ है, अनरूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जितना 12 का स्क्वायर 144 है, ये आना चाहिए। ये डायरेक्ट तरीका है इसका कि अंश और हर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यदि इस प्रकार से आपको अनरूट में वैल्यू दी गई हो कि x बटे वाई, वाई बटे एक्स, इस प्रकार से आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, यदि मैं नीचे 1 माइनस एक्स को मैंने y बोला, इसको यदि मैं y बोलता हूँ तो x बटे वाई, यहाँ पर y बटे एक्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, और दोनों अनरूट लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो आप, ये आना चाहिए आपका मान। अब 19 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर मान 114 आता है, 106 नहीं, 144 नहीं आता है, 114 आता है। तो ये हमारा ऑप्शन कट हो चुका है। दूसरे ऑप्शन को जब आप चेक करोगे तो इस 9 को अब आप डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 144 आता है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 3 को चेक करोगे तो 12 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि इसको हमने x माना था, ये हमारा 1 माइनस एक्स हो गया, 25 से 25 तो नीचे कट जाएगा, यानी इनके अंश को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 144 जो यहाँ पर दिया है उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो 156 आ रहा है, न कि 144, इसलिए ये हमारा नहीं हुआ। 8 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 136 आता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो चुका है। और यदि आपको ये हो चुका है, इसके बाद बात करें, हाँ तो बस यही है। बाकी आप क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आ गया, तो आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं कि आप जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो देखो अनरूट लगा हुआ है और यहाँ पर जो है आंसर में अनरूट नहीं लगा हुआ है। इस साइड राइट साइड में आपके जो जिसमें मान रखना है उसमें अनरूट नहीं लगा हुआ है, तो आप ऐसे मान देखिए कि जिससे अनरूट हट जाए, क्योंकि यहाँ पर तो अनरूट है नहीं, इस साइड है, तो 9/25 रखोगे उसका अनरूट हट जाएगा, आपके पास 3 और बटे 16 आएगा, तो 9/16 आएगा,
तो यहाँ से आपका देखो 9/16 आएगा, पहले को सोल्व करोगे, दूसरे में मान रखोगे तो 16/9 हो जाएगा, क्योंकि 25 से 25 कट जाएगा। अब आप ये अंडरूट दे रखा है आपको, तो ये 3/4 हो जाएगा, बाहर आएगा 4/3। इस प्रकार से अंडरूट हट जाएगा, बाकियों में किसी में भी नहीं हटेगा। तो वो तो ऑप्शन ऐसे नहीं होगी, क्योंकि हमारा मान है जो राइट साइड में अंडरूट में नहीं दिया हुआ है। अब आप देखो क्या होगा, अंश और हर को मल्टीप्लाई करो, 3 से 4 को 12 आ जाएगा, और इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को जोड़ने पर 25 आता है, 25/12 हो जाएगा। तो ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब जब भी आपको इस प्रकार से संख्याएं दिखे कि अंडरूट में x और नीचे क्या दिख जाए, x/y, देखो यहाँ तो 1 - x लिख रखा है, इसको मैंने क्या कर दिया, y मान लिया। यदि यहाँ पर आपको x/y दिख जाए प्लस उसका भिन्न का व्युत्क्रम दिख जाए यानी y/x दिख जाए, और जो भी संख्या दिखे, तो हमें जब अंडरूट में दिखती है जब, तो हम क्या करना है कि जो यहाँ पर हर दिया गया है वो स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा इसका। अब आप क्या करोगे, x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्क्वायर आना चाहिए, और यदि अंडरूट नहीं दिया गया है तो सिंपल अंश को हर से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर होगा। और यदि अंडरूट दिया गया है तो अंश और हर का मल्टीप्लिकेशन इसका स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये चीज़ आगे ध्यान रखना आप। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना तो सबसे पहले इस अंडरूट का मान निकालोगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 12 जोड़ोगे तो यह आपका वापस से 16 हो जाएगा, 16 को लोगे तो वापस से आपका 4 आ जाएगा, ये इसका 4 आ चुका है। अब इसमें जोड़ोगे, 121 में 4 जोड़ते हो तो ये आपका पूरा हो जाता है 225 हो जाता है, अंडरूट में 225, और 225 का यदि अंडरूट निकालते हैं तो 15 के बराबर आता है, यानी कि इसका मान आपका 15 आ चुका है, और 15 + 10 होता है 25 होता है, तो अंडरूट 25 करोगे तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 30 की बात करें, साधारण ब्याज की दर किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यानी दोगुनी होने का मतलब क्या है कि यदि राशि 100 थी अब 200 हो गए, दुगनी हो गई है। इसका मतलब क्या है कि 100 ब्याज, जितनी राशि थी उतना ब्याज आया, तभी तो वो दुगनी हो गई है। तो ये 100 जो ब्याज आया है इसमें कितना साल लगा है, 10 साल का ब्याज है ये। 100 जो ब्याज आया कितने साल में है, वो कह रहा है कि 10 साल में दुगनी हो जाती है, यानी कि जो 100 ब्याज आया है वो 10 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज आप भाग दोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 100 पर क्रय मूल्य मेरा 100 है, ठीक है, यह मूलधन 100 है, 100 पर 1 साल का ब्याज 10 है, तो कितना दर होगा, ये कितना परसेंट है, 10/100 इंटू 100, तो 100 से 100 काटोगे तो आपका कितना आ चुका है, 10% आ चुका है। 1 साल का ब्याज आपका कितना है, यानी दर कितनी हो चुकी है मेरी, 10% हो चुकी है। इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। नहीं तो आप देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सबसे सही तरीका तो देखो दोस्तों यही है। अब इसके बाद में क्या है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बराबर ब्याज, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। यहाँ पर 100 होता है नीचे, इस प्रकार से। अब मूलधन कितना रखोगे, 100 रखोगे, दर कितना निकालना है हमको, x मान लिया, और समय आपको 10 दे रखा है, बटे 100 करोगे, और इधर आपको ब्याज रखना है 100 रख दोगे, तो ये 100 से देखो 100 कट चुका है, तो x का मान यहाँ से यदि आप निकालते हो ये 10 नीचे चला जाएगा, 100/10 आ जाएगा, 10% दर हमारी यहाँ से भी आ चुकी है, ये हो चुका है। सवाल नंबर 31, यहाँ पर अब देखो ऊपर अंश में क्या दिया गया है आपको, यदि मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4 का क्यूब, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 0.4 की क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब देखो ऊपर दे रखा है आपको a³ - b³, ठीक है, और नीचे इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा आपको, ऊपर तो a³ - b³ दे रखा है आपको, और नीचे क्या दे रखा है, a² + b² + ab, इस प्रकार से मिलेगा आपको, ठीक है, a² ab + b² इस प्रकार से मिलेगा। तो इसका मान हमेशा a - b होगा, ठीक है, हमेशा a - b होगा। और यदि आपको और क्या मिल सकता है, या फिर आपको ये मिल सकता है a³ ऊपर प्लस मिल सकता है, प्लस मिलेगा तो क्या होगा, नीचे a² आ जाएगा, ab ये माइनस का आएगा। जब भी आपको ऊपर प्लस दे रखा है तो नीचे माइनस हमेशा मिलेगा, आपको
ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर देख लीजिए बस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। यदि ऊपर माइनस है तो हमारा माइनस होगा, और यदि ऊपर प्लस है तो आपका हमेशा आंसर प्लस होगा, ए प्लस बी इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि यदि इसको खोलते हैं हम तो ऊपर आता है ए प्लस बी और बाकी नीचे वाला, तो वो ऊपर से कट जाते हैं, इस प्रकार आता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 5.4 है और बी की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। आप मान रखोगे 5.4 है और ये कितना है मेरा 0.4 है, 0.4 है। इस प्रकार से अगर रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी होगा, और यदि ऊपर प्लस है तो हम कह देंगे ए प्लस बी होगा हमारा। सवाल नंबर 33, 4 गायों को 28 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बांधी दोनों गायों को छू सके। इस प्रकार से बांधा गया है। यदि आयताकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में है वो 22 दिन तक के खिलाने के लिए पर्याप्त है, तो वह घास जो गायों के पहुंच से बाहर है उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग में डाल देता है। देखो क्या कह रहा है कि मैं एक है ना सबसे पहले वर्ग बनाता हूँ। इस प्रकार से मेरा वर्ग बना लिया है, ये हो गया है मेरा वर्ग। अब देखो एक गाय को इस कोने पे बांधा गया है, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर बांधा गया है, एक को इस पे बांधा गया है। अब वो कह रहा है कि है ना आसन आसन गाय यानी आसपास की जो गाय इधर की और इधर की, ये दोनों एक दूसरे को छू सकती है। इसका मतलब कि देखो यहाँ पर छू लेगी कहीं पर, यानी कि गाय यहाँ तक आ सकती है, यानी कि गाय यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। एक रस्सी बांध रखी है उसको, वो यहाँ तक उस गाय को छूने के लिए आ सकती है। तो ये वाली गाय इतना खा सकती है, ये गाय इतना चर सकती है। जो यहाँ पर बंधी हुई है उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है, तो वो यहाँ से इतना चर सकती है, ये भाग चर सकती है। ये गाय ये वाला भाग चर सकती है। इस खूंटे पे बंधी गाय इतना भाग चर सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे को छू सकती है, आसन गाय। इसी प्रकार से ये वाली गाय इतना छू सकती है। तो ये जो भाग है, जितना भी ये भाग दे रखा है आपको बाहर की ओर, ये सारा का सारा उनके 22 दिन के खाने के लायक है, यानी कि यहाँ से उनको 22 दिन का खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये बचा हुआ भाग है, अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला जो भाग है वो कितने दिन खाने के योग्य रहेगा, यानी कितने दिन का चारा है उसके अंदर, यदि इसमें से घास काट कर जो खाने वाले भाग में जहाँ पर गाय आ सकती है उसमें डाल दिया जाए, यानी कि यहाँ पर कितने दिन का खाना है गाय का, ये पूछा गया है। यदि ये बाहर के जो 4 है, यानी एक एक भाग कितना हो गया, वर्त का चौथा भाग हो गया, तो चारों को मिला के एक वर्त भाग हो गया। यानी कि ये जो वर्त है ये 22 दिन के उनके खाने के लिए है, क्योंकि ये देखो एक ये है, एक पूरे वर्त की बात करें तो ये चौथा पार्ट है। इस प्रकार के बराबर बराबर के 4 पार्ट है, तो एक पूरा वर्त हो गया। तो ये वर्त उनके 22 दिन के खाने के बराबर है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो हम कह सकते हैं देखो पूरा पार्ट तो क्या है, एक वर्ग है। वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं एक वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं, क्योंकि ये चौथाई जो क्षेत्रफल है ये 4 बार है, तो पूरा वर्त बन गया, यानी एक वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये बीच वाला वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखो क्या करते हैं, हम पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पूरी भुजा आपको 28 दे रखी है, ठीक है, और इतनी भुजा कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी आधी होगी। आधी दूर पे ये गाय आ पाएगी, आधी पे ये गाय पे आएगी, तभी ये मिल पाएगी, क्योंकि दोनों का क्या है, बराबर बराबर है। तो ये 14 हो चुका है क्योंकि इसका आधा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्त है ऐसे वर्त खींचा जा सकता है पूरा, यानी वर्त की रेडियस कितनी हो चुकी है, 14 हो चुकी है। वर्ग की भुजा कितनी है, 28 है। तो हम जब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 28 इंटू 28 करोगे तो कितना आ जाएगा, 784 आ जाएगा। वर्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 14 होता है, 14 इंटू 14। 7 से 14 को काटोगे तो 2 आ जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 28 को 2 से करोगे 56, 56 तो ये 616 हो जाएगा, 616 हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल। अब हमें ये 616 हो चुका है, दोनों में से घटाएंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, यानी वर्ग में से वर्त का क्षेत्रफल घटाओगे तो बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा।
अब वो बचा क्षेत्र बात कर लेते हैं, बचा हुआ क्षेत्रफल कितना है। तो ये यदि मैं इसमें से घटाता हूँ तो कितना आता है, 784 में से आप 616 घटाओगे तो आपका ये 8 आ गया, यहाँ 2, ये 6 हो गया और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपका 168 आ चुका है। तीनों क्षेत्रफल हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। सारे के सारे मीटर स्क्वायर में है, सारे के सारे मीटर स्क्वायर में, तीनों क्षेत्रफल हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो 616 है वो 22 दिन के उनके खाने के लिए है। 616 क्षेत्रफल जो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल था वो उनके लिए 22 दिन का खाना है वहां से। तो 616 मीटर स्क्वायर आपके 22 दिन का चलता है, तो 668 पूछा गया है कितने दिन चलेगा, यानी 616 है जो कितने दिन चलता है। एक दिन को यदि मैं x मान लूँ तो 22 इंटू एक्स, ठीक है, यानी एक दिन का खाना x मान लूँ तो 22 दिन का कितना हो जाएगा, 22 इंटू एक्स, और ये है 616 के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 22x बटे 616 इतने दिन के बराबर। और 168 क्षेत्रफल कितने दिन के खाने योग्य हो जाएगा, 22x बटे 616 इंटू 168, ठीक है, 616 हो चुका है, इतना हो चुका है। अब देखो यदि आप इसको सॉल्व करते हो, ये है 616। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसको 2 से काटता हूँ ये 11 आ जाता है। इसको आप यदि 2 से सॉल्व करोगे तो 308 368 आ चुका है, ये हो चुका है। और सॉल्व करते हैं इनको। अब देखो 168 ये 28 में आता है, ये भी 28 में, ये 28 से 6 बार आता है। इसकी बात करें तो 28 से कम 28, 28 से कम 1 28, तो ये हो चुका है, कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, यहाँ से 6x आ चुका है। हमने देखो x को क्या माना था, एक दिन का खाना माना था, तो ये था 22x यानी 22 दिन का खाना था। और यहाँ पर 6x आया यानी ये 6 दिन का खाना आ चुका है उनका। यानी जो ये बचा हुआ भाग था, ये पूछा गया कितने दिन के खाने योग्य भाग है, तो हम कहेंगे 6 दिन के खाने योग्य भाग है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 38 की बात करते हैं। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो राशि बताइए। तो हमने मान लिया राशि x है, x का 32%, इसका 40%, 40% का मान मैं जानता हूँ 2/5 होता है, नहीं तो आप 40/100 करोगे, 40/100 भी लिख सकते हो आप। इसी प्रकार 60% का मान 3/5 होता है, बराबर 432 आ जाएगा। अब देखो कुछ सॉल्व हो रहा है वो काट देते हैं। देखो इन ये हो चुके, इन दोनों का 6 हो गए, 6 को आप काटोगे यहाँ पर 7 आ जाएगा और 2 बार जाएगा, ये 42 और 2 72 बार चला जाएगा। अब 8 से काटोगे तो ये 4 बार जाएगा और 8 से ये 9 बार जाएगा। सभी संख्याओं को अब उधर ले जाते हैं सबसे पहले। तो ऊपर देखो 9 आ चुका है, नीचे 4 हो चुका है, ऊपर एक 5 इंटू 5 और आएगा और 100 और आ जाएगा, इस प्रकार से आ चुका है ऊपर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इस 4 से यदि मैं 100 को काटता हूँ तो ये मेरा 25 आ जाता है, ये भी 25 है, तो 9 इंटू 25 इंटू 25 हो चुका है। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से करोगे तो 9 5 45 का 5 4 आई हासिल, 18 और 5 22, 2 ये 2 और 54 और 2 56, तो 56 25 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 क्या 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 44 की बात करें, निम्नलिखित का मान निकालना है। तो देखो 225 का अंडरूट होता है 15, नीचे 14 है, ये 14 का अंडरूट होता है 22, इस प्रकार से ये 22 का होता है 15। तो सबसे पहले 22 से 22 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, ऑप्शन आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 48 की बात करते हैं, इसको सॉल्व करना है। इनका मान 144 होता है, 44 को 144 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा आपका, यानी यहाँ तक का मान मेरा 1 आ चुका है, पहली चीज़ ये। अब यहाँ पर भी भाग दे रखा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर भाग दे रखा है तो उसको सोल्व करेंगे। ये 4 आएगा आपका, 12 को 4 से भाग दोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 3 आ चुका है। बाकी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। 103 दे रखा है, यहाँ पर
बात करें तो 1 दे रखा है, फिर 5 है आपका, उसके बाद में 12 मिलता है आपको, नहीं 5 दे रखा है, फिर हमने सॉल्व किया 3 आया था, वो हटाओ, यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 10 लिखना है, इस प्रकार से बचा है। 1 को 5 से जोड़ोगे 6 और 3 9 हो चुका है, 10 जोड़ोगे 19, यहाँ पर 19 आ चुका है, बाहर आपको 103 दे रखा है। इस प्रकार से 103 में से 19 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 84 आ जाएगा, प्लस का 84 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 51, देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। इस प्रकार से तो ऊपर तो आ चुका है 1 - 1/√3 आ चुका है, नीचे देखो क्या आएगा 1 + 1/√3, इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप नीचे एलसीएम लेते हो तो ऊपर तो √3 - 1 हो जाएगा और नीचे √3 आएगा। इधर भी यदि बात करें तो √3 + 1 हो जाएगा और नीचे √3 आएगा। √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचा, √3 - 1 और √3 + 1 बच चुका है, ये बच चुका है अब आपके पास। अब हमें देखो मान में कहीं पर भी भिन्न के रूप में नहीं दे रखा है, तो क्या होता है कि नीचे यदि √ दिया होता है उनको, उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, √3 - 1 दे रखा है आपको, नीचे √3 + 1 दे रखा है, तो नीचे √3 + 1 का ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर प्लस दे रखा है तो हम किस से गुणा करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऊपर तो देखो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो दे रखी थी संख्या उसका स्क्वायर हो चुका है क्योंकि वो 2 बार आ चुका है। नीचे बात करें तो क्या हो जाएगा, ए, देखो ये बन चुका है हमारा a + b, ये बन चुका है a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो ऊपर तो हो चुका है √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 2। अब √3 - 1 को आपको और खोलना पड़ेगा, जब आप इसको ओपन करोगे क्या होगा, ओपन करने पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर एक संख्या आती है 2 √3 × 1, वो वाली संख्या आ जाती है, बटे 2 है। ऊपर जोड़ते हो तो 4 2 √3 हो जाता है, माइनस था क्या यहाँ पर, माइनस माइनस बटे 2, इस प्रकार से आएगा। और सोल्व करते हो तो 2 - √3 आ जाएगा। ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 52 की बात करें, x + y + z बराबर ये दे रखा है, तो इसका मान बताना है। तो सबसे तरीका देखो मैंने आसान बताया आपको, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा हो और ये बीजगणित का क्वेश्चन दे रखा, तो आप हमेशा सबसे पहले वैल्यू से सवाल को करने की कोशिश कीजिए, वो सबसे आसान तरीका है। वैल्यू पुटिंग करने की देखिए, यानी कि यहाँ पर मान रख कर देख लो आप। एक आपको इस प्रकार सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर x + y z बराबर 0 दे रखा है, सबसे पहले इस प्रकार से मान रखने पड़ेंगे कि इस एक्सप्रेशन को वो सेटिस्फाई करे, यानी कि इस प्रकार से वो पूरा इस प्रकार से कि बराबर 0 आ जाए, इस प्रकार से हमको x y z के मान रखने। यहाँ से हमें फिर पता चल जाएगी कौन कौन सी, तो फिर वो वैल्यू हम यहाँ पर रख के इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखो x + y z बराबर 0 करना है तो मैं क्या मान रख सकता हूँ, x का मान देखो मैंने 1 मान लिया, y का मान भी फिर मेरे को 1 मान लिया, ठीक है। अब मेरे को 0 बनाने के लिए क्या मानना पड़ेगा, z को -2 मानना पड़ेगा, क्योंकि x + y बराबर 2 हो जाएगा, तो 0 बनाने के लिए z का मान -2 मानना पड़ेगा। इस प्रकार से आप और कोई भी मान सकते हो कि x का मान 2 मान सकते हो, y z का मान -1 मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से मान सकते हो, ठीक है। मैंने ये मान लिए हैं। अब देखो मान लिए तो हमको यहाँ पर मान रख के देखते कि इसका मान कितना आता है। रखो अब यहाँ पर, क्योंकि पहले तो आपको इस वाले एक्सप्रेशन को देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बराबर 0 आ रहा है क्या। x का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा, z का मान -2 रखने पर 0 आ रहा है भाई। अब देखो यहाँ पर ये मान रखो, जब x का मान 1 रखोगे तो ऊपर तो आपका 1 बच जाएगा, नीचे की बात करोगे yz कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर y का मान रखोगे और नीचे क्या रखना है आपको, नीचे z और x है तो ये भी आपका -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब z का मान रखोगे ऊपर, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाता है प्लस का, ठीक है। फिर माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आता है, नीचे xy तो नीचे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हो चुका है। तो मेरा पहला मान आ चुका है -1/2 हो जाएगा,
-1/2 और -1/2 को दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस ये -1/2 +4 इस प्रकार से है मेरा मान। दोस्तों यदि नीचे माइनस दे रखा है या ऊपर माइनस दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस यानी कि उसका मतलब यही है कि माइनस है उस संख्या के आगे, ठीक है। तो मैं उसको यदि नीचे दे रखा है मैं उसको इस प्रकार से ऊपर भी लगा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का हाफ जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा, +4 दे रखा है तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मान आ गया 3 है। अब आपके पास देखो ऑप्शन में किस में 3 है, तो आपको केवल ये वैल्यू नहीं देखनी है जो ऑप्शन में 3 दे रखी है, आपको ये ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे वैल्यू रख के। यहाँ पर भी यदि 3 मान आता है तो हमको कोई और मान रखना पड़ेगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 में आप मान रखोगे, x का मान 1 रखते हो तो 1 आ जाता है, y का मान 1 रखते हो तो 1 आ जाता है, z का मान 2 रखते हो तो 4 आ जाता है। इनका योग कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे तो ऊपर तो 2 बन चुका है और नीचे रखोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ से आपका मान कितना आ चुका है, 2 आया। ये भी ऑप्शन, इसमें भी 2 आ रहा है तो ये गलत हो चुका है। और इसके अंदर रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो देखो कितना हो चुका है, अब ये हो चुका है 4 और 3 को 4 से करोगे तो 12, 12 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 18 हो चुके हैं, नीचे 1, तो ये आपका 18 आ चुका है। तो ये भी मान नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का मान निकाला तो हमारा 3 आया और यहाँ पर 3 किससे आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 3 से आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सबसे आसान तरीका यही है। सवाल नंबर 53, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। यदि कि 3 गुने के बराबर है किसका, छूट का। तो यदि मैं छूट को 1 मान लूं, देखो मैं 3 चीजें लिखता हूं, एक तो क्रय मूल्य हो गया, एक अपना अंकित मूल्य हो गया, ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम मानते हैं तो विक्रय मूल्य छूट का 3 गुना है। छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी छूट 1 है, विक्रय मूल्य कितना हो गया है इस छूट का 3, यानी मैंने छूट को 1 माना तो विक्रय मूल्य 3 हो गया। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, यदि 1 की छूट दी गई है, ठीक है, और 3 हो गया है छूट देने के बाद, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, यानी कि 4 से 1 की छूट दी तो विक्रय मूल्य 3 आ गया। तो मैंने छूट प्लस विक्रय मूल्य को जोड़ के अंकित मूल्य निकाल लिया 4। तो ये तो हो चुके हैं मेरे 4:1, एक इस प्रकार से हो चुके हैं। अब देखो क्रय मूल्य की जब हम बात करते हैं, ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, यदि छूट का प्रतिशत लाभ, छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर है, छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर है। देखो छूट का प्रतिशत कितना है, यहाँ पर देखो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाते हैं तो 1 की छूट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से यदि हम यहाँ जाते हैं तो 1 की छूट हो रही है बीच में। तो देखो 1 4 पर छूट हो रही है तो परसेंटेज के अंदर क्या कह सकते हैं हम, ये 25% की छूट के बराबर है। आप ये कह सकते हो कितने के बराबर है, 25% की छूट के बराबर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो छूट का परसेंटेज है वही लाभ के बराबर है, तो यानी लाभ भी 25% के बराबर है, ठीक है। लाभ किस किस के बीच में होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है लाभ, ठीक है। 25% की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, 1/4 के बराबर होता है। तो अब देखो हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ चुका है, यदि क्रय मूल्य मेरा 4 है तो लाभ विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कह सकता हूं क्योंकि 1 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य 4 था, 1 का लाभ हुआ है, इससे विक्रय मूल्य मेरा कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। ये कह सकते हैं। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से 1 ये आ चुका है, 1 ये आ चुका है। अब हमें इनको 1 अनुपात में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर आपके पास ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो जहां देखो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, जहां पर केवल ऊपर वाली वैल्यू दी गई है वहां हम इसको नीचे वाली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जहां पर दोनों ऊपर और नीचे वाली वैल्यू दी गई है। इसी प्रकार से केवल जहां पर नीचे वाली वैल्यू दी गई है उसको आप ऊपर और नीचे दी गई वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों को तो करना ही है। तो जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, इस 4 को 5 से करोगे तो ये 20 आ जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 आ जाएगा। अब देखो अब हमसे क्या पूछा गया है, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है।
प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ से यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो छूट मेरी यहीं पे दिखाई देती है कितने की, 20 से 15 में विक्रय मूल्य है तो 5 की छूट हो चुकी है। छूट का और क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो चुका है, 5:12 हो चुका है, ये हो चुका है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या करते हैं हम, हमने सबसे पहले निकाला था 4 से 3 निकाल लिया था आपने, और वहां पर हमें पता चल चुका था कितना, कि यहाँ तक आपको सवाल तो वही चलेगा 25 कि 4 से, देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आसान है। 4 से 3 चले, 1 की छूट हो गई यहाँ पर, तो यहाँ से हमें पता चल चुका है 1 की छूट हो गई, तो हम कह सकते हैं जो कि 1 की छूट किस पे थी, 4 पे थी, और ये 25% के बराबर था, जितनी छूट थी उतना ही लाभ है, यानी लाभ भी 25% के बराबर है। अब हमें देखो दे रखा है कि 3 क्या है आपका, यहाँ पर 3 आपका विक्रय मूल्य था, 3 क्या था, विक्रय मूल्य था। अब हमें देखो लाभ दे रखा है 25%, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा यदि 100 क्रय मूल्य माना मैंने, 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 है यदि विक्रय मूल्य, ये 125% की वैल्यू है, तो 100% यानी क्रय मूल्य मुझे निकालना है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको काटोगे तो आप 4 बार आ जाएगा, इसको काटोगे तो 5 बार आ जाएगा। यहाँ से यदि आप करते हो तो ये 12/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य मेरा कितना आ चुका है, 12/5। छूट कितनी है, 1 है, तो अनुपात कितना हो गया, छूट 1 है और क्रय मूल्य 12/5 है, इस प्रकार से आ चुका है। अब देखो नीचे दे रखा है यहाँ पर भिन्न के रूप में मान है, तो मैं दोनों तरफ यदि एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा मान हो जाएगा 5:12 हो जाएगा। नीचे 5 है तो उसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो 5:12 हो चुका है यहाँ पर। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास, नीचे वाला मेरे को ज्यादा आसान लगा। क्वेश्चन 54, एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 दे रखा है। अब देखो सबसे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको। अब आप है ना सवाल इस प्रकार से समझिए, हम काफी टाइम से सवाल करते हुए हो गए, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा देखो चीजें बताना स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे परिमाप दिया गया है आपको, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, मेरी ये लंबाई मान ली मैंने, और ये भी लंबाई मान ली, और ये चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई बराबर बराबर होगी, लंबाई बराबर बराबर होगी। तो परिमाप क्या होता है, सबसे पहली चारों मेर की जो दीवार होती है या जो बाड़ होती है उसी को परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों मेर की बाड़ कितनी है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं 2 लंबाई और 2 चौड़ाई किसके बराबर है, परिमाप के बराबर है। तो यदि मैं उसमें से आधा कर दूं, ठीक है, क्योंकि 2 लंबाई आई है और 2 चौड़ाई आई है, आधा कर दें, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा परिमाप 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई है। यदि मैं आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी मेरी, क्या आ जाएगी, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, देखो आपको आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4 है। ठीक है, असमान भुजाओं का यानी सेम सेम भुजा होती तो बराबर ही हो जाती, यानी लंबाई दे रखी है तो वो भी अनुपात उनका तो 1:1 ही हो जाता है, यदि सेम भुजाएं देता तो। वो कहने का मतलब है यदि सेम भुजा देता तो लंबाई दे रखी है तो दूसरी भी लंबाई दी होती तो अनुपात दोनों का बराबर हो जाता। वो ऐसे ही लिखेगा, आयत की 2 असमान भुजाएं, यानी कि एक उनमें से लंबाई है दूसरी चौड़ाई है, लंबी वाली को हम हमेशा लंबाई मानते, तो 4 हमारी लंबाई हो गई, 3 हमारी चौड़ाई हो गई है यहाँ पे, इस प्रकार से। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का योग आपको कितना दे रखा है, ये हमें निकालना है सबसे। देखो परिमाप यदि आपको 42 दे रखा है, मैंने अभी बताया कि यदि परिमाप को आधा कर देते हैं, 42 दे रखा है तो आधा 21 हो जाएगा, 21 क्या हो चुका है, लंबाई और चौड़ाई का योग हो चुका है। अब आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:3, तो मैंने मान लिया 4x + 3x। ठीक है, ये अनुपात मान लिया हमने। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, जब भी आप ये वाले सवाल करो आयत वर्ग, हमेशा x मान लेना, गलती होने का चांस कम रहेगा। तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाता है, मेरा लंबाई और चौड़ाई का योग 21 आएगा, क्योंकि परिमाप आपको 42 दे रखा था, जब आप 2 का भाग देते हो तो वो आपके पास लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाता है, इस प्रकार से आ चुका है। यहाँ से यदि इनको जोड़ोगे तो 7x बराबर आपके पास 21 आ जाएगा, x का मान आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछिए विकर्ण की लंबाई, x का मान हमारे पास 3 आया है, तो सबसे पहले आप क्या करो, लंबाई निकालो और चौड़ाई निकालो। लंबाई आपका कितना था, 4x था, और चौड़ाई कितना था, 3x था।
तो x का मान यदि यहाँ पर रखता हूँ तो कितना हो जाता है, ये मेरा 12 हो जाता है। यहाँ पर यदि रखता हूँ तो 9 हो जाता है, यानी उसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है। अब देखो विकर्ण होता है, ये दोनों विकर्ण की लंबाई सेम होती है। विकर्ण क्या है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण यदि आप निकालते हो अनरूट करोगे, फिर 12 का स्क्वायर 144 कर दोगे, चौड़ाई का स्क्वायर करोगे 81 करोगे, इनको सोल्व करोगे तो वो मान आ जाएगा। दोनों को अंदर जोड़ते हैं तो कितना आता है, एक ये 5 हो जाएगा, 8 12 हो जाएगा, एक आई हासिल 225 आ जाएगा। अनरूट करने पर कितना, विकर्ण 15 आ चुका है। ऑप्शन नंबर मेरा 2 हो चुका है। सवाल नंबर 55 की बात करते हैं। 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इन तीनों से यदि पूर्णतः विभाजित है, ऐसी संख्याओं की बात कर रहा है कि 10,000 के अंदर कितनी ऐसी संख्याएं आती है 10,000 तक। तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। तो 7 का तीनों के अंदर भाग जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो मेरे पास बाकी क्या क्या बचता है, यहाँ 3 बच जाता है, यहाँ 5 बच जाता है और यहाँ पर 9 बच जाता है। अब देखो इनमें से और क्या क्या कॉमन आ रहा है, 7 तो था, अब और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो 7, 9 और 5 ये इनका एलसीएम आ जाएगा। 7 को 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 निम 63, 63 इंटू 5 करना पड़ेगा। 63 इंटू 5 करने पर कितना आता है, 5 से 15 आता है, इकाई हासिल 5 30 और ये 31, 315 इनका एलसीएम आ जाता है। यानी कि 10,000 को अब आप ऐसी छोटी संख्याएं जो इन तीनों से विभाजित होती है, तो 315 का आप इसके अंदर भाग दोगे। 315 का भाग देकर आप देख लीजिए कि कितनी बार जाता है। तो ये हमारा 10,000 हो चुका है, इसके अंदर 300 का 15 का हम भाग दे रहे हैं। 315 का भाग पहली बार कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा। तो 945 यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 5 आ गया, ये 5, तो 5 बच चुका, यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। एक 0 मैंने उतारी, अब कितनी बार जा रहा है, अब देखो 2 बार तो हो जाता है 630, ये तो हो जाता है ज़्यादा, इसलिए एक बार ही जाएगा। तो एक बार कितना आएगा, 315, इससे आगे तो जाएगा नहीं। अब हमारे पास बचा है 5 आ गया, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 आ गया और यहाँ कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा। तो 235 बच चुका है। अब आगे भाग जा नहीं रहा है, तो जो हमारा ये क्या आया है, भागफल आया है। जितना भागफल आया है वही हमारी नंबर ऑफ संख्याएं हो गई है, जो कि 1000 से, ये 10,000 से छोटी ऐसी संख्याएं जो कि इन तीनों से विभाजित हो सकती है। कितनी हो चुकी है, 31 हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 58, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका मान पूछा गया, tan a + b का मान पूछा गया आपसे। तो कैसे निकालोगे, मैंने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री हो या बीजगणित, तो सबसे पहले आप इसमें वैल्यू रखकर देखिए ऐसे सवालों में। तो यहाँ पर देखो 2 आना चाहिए, हमें इस प्रकार से मान रखना है। ए और बी 2 कोण है, तो यानी कि हम अलग अलग उनके मान रख सकते हैं। सबसे पहले हम कौन से 0 रखते हैं, तो मैं tan a का मान 0 रख देता हूँ, ठीक है। उससे क्या हुआ, tan 0 का मान 0 होता है। तो हमें पता चल चुका है इस पहले वाले ब्रैकेट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 1 आ चुका है, इस प्रकार से। अब मेरे को 2 बनाने के लिए tan b का मान कितना रखना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए मेरे को tan b का मान कितना, यानी कि यहाँ से भी मेरा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 2 बनाने इनके लिए क्या रखना पड़ेगा, तो देखो यदि मैं यहाँ पर 45 डिग्री रखता हूँ तो tan 45 का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से इस ब्रैकेट का मान मेरा 2 आ चुका है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो चुका है कि मेरा a का मान 0 होगा और b का मान 45 हो चुका है। तो tan a + b का मान अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। a का मान 0 रखोगे और b का मान 45 रखोगे, तो ये हो चुका है tan 45। tan 45 के मान 1 होता है, तो देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है ये सवाल। क्वेश्चन 59, एक सममितीय बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोगसिद्ध संबंध बताना है आपको, कौन सा इसमें से फॉलो करता है। अब सबसे पहली बात तो यही आती है कि सममितीय बंटन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो ये देखो एक डायग्राम लेके आया हूं मैं आपके लिए। इसमें क्या दे रखा है कि ये मेरी माध्य स्थिति है, ये मेरी माध्य स्थिति है, ठीक है। कि उसका माध्य कितना आया है, माध्य कितना आया है, 100 आया है। यदि किसी का माध्य 100 है तो उसके दोनों साइड देखो
सेम ऐसे फ्रीक्वेंसी हर संख्या की दोनों साइड आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपको सेम दिखेगी, यानी एकदम ऐसे सिमेट्रिकल टाइप का त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों तरफ मिरर इमेज दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की स्थिति होती है। और अच्छे से बात करें कि यहाँ पर देखो कितनी है, यदि इसकी बात करें ये 65 नंबर ऑफ संख्या 65 है, ठीक है, ये माध्य मेरा 100 है, और यदि यहाँ पर बात करूँ कितना आएगा 135 आएगा। 100 में से यदि आप 135 को घटाओगे तो यहाँ 35 का अंतर आता है, और 100 में से 65 घटाओगे तो भी यहाँ पर 65 का अंतर आता है। यानी माध्य स्थिति से दोनों साइड बराबर जो संख्या है उनकी फ्रीक्वेंसी आपको बराबर मिलेगी। 65 3 बार दे रखा है, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का मतलब है कि 65 संख्या 3 बार दे रखी है इसमें। इसी प्रकार से इधर 135 संख्या भी आपको 3 बार मिलेगी। यानी माध्य स्थिति से डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड जो भी संख्याओं का है वो बराबर होता है, ठीक है। इस वजह से तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस प्रकार से बन जाता है, और ये इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सममितीय बंटन कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, सममितीय बंटन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं, कि माध्य स्थिति से दोनों साइड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान है, तो इसको सममितीय डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या कह रखा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देखो बीच एकदम बीच में, आपको पता है मीन तो एकदम बीच में होगा, ठीक है। अब देखो मीन तो एकदम बीच में होगा, अब मीडियन और मोड की बात करते हैं। मीडियन क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो देखो इस प्रकार से यदि त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो सबसे बीच में कौन सी संख्या, मीडियन ही तो सबसे बीच में होगी, यानी कि जो माध्य है वही मीडियन हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर दोनों माध्य स्थिति के दोनों ओर सेम रूप से वितरित है संख्या। इधर यदि 5 संख्याएं हैं तो इधर भी 5 संख्याएं हैं, ठीक है, सेम रूप से वितरित संख्याएं हैं। तो जो बीच वाली संख्या है वही तो हमारी माध्य होती है और होगी इसके अंदर, और वही इसके अंदर माध्यिका हो जाएगी। इसलिए माध्य और माध्यिका तो बराबर हो चुकी है। अब देखो ये जो बहुलक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ संख्याएं कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इस प्रकार से उनका ग्राफ होता है। तो यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 24 संख्याएं। बहुलक सबसे ज्यादा क्या होता है कि सबसे अधिक संख्याएं जहां पर होती है वही बहुलक होता है, ठीक है। तो यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक हमारे इस दौरान बराबर होते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दे रखा है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होते हैं, माध्य जिसको मीन कहते हैं, मीडियन माध्यिका, मोड बहुलक, तीनों एक ही रेखा पर होते हैं। ये हो चुका है आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं कब, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चीज कह रहे हैं। और ये हो गया आपका नेगेटिव स्क्यूड, और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इस दौरान क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। तो ये चीज अब आप ध्यान रख लेना, एक ये पॉइंट आप है ना अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना इस चीज को, ये एक नई चीज आई है। अब और देखो ये हो चुका है, अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। तो मेरा ऑप्शन 2 तो सही है, चलो ये तो सही है। अब एक संबंध होता है, क्या होता है, बहुलक माइनस माध्य बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस माध्य, इस प्रकार से होता है। यानी कि जो पहला संबंध आपको दे रखा था ये सही होता है, बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 इंटू माध्यिका। ये इसी प्रकार से इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं, तो आपने इस रूप में भी देखा होगा, बहुलक बराबर हो जाता है 3 इंटू मीडियन, ठीक है, माध्यिका को मैं मीडियन लिख रहा हूँ, और 2 यदि मैं माध्य इसको उधर ले आता हूँ तो ये मेरा हो जाता है 2 मीन। इस प्रकार से भी देखा होगा आपने, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तो जो ये पहला रूप है ये तो हर किसी के लिए सत्य होता है, यदि वो सिमेट्रिकल हो नहीं हो तो भी ये सत्य होता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका सही होना चाहिए था, और ये ऑप्शन भी सही होना चाहिए था। ये दोनों ऑप्शन ही सही हो गए, क्योंकि ये जो है ये संबंध तो हर के लिए सत्य है। बहुलक बराबर मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस इस माध्य को यदि आप उधर ले जाओगे तो सेम यही आ जाएगा। तो ये जो पहला संबंध है ये तो हर जगह सत्य होता है, और दूसरा संबंध जो है सिमेट्रिकल के लिए सत्य होता है। तो अब सिमेट्रिकल की यदि बात चली तो पहला संबंध जब हर जगह सत्य होता है तो ये होना ही चाहिए था।
तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सत्य होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 दे रखा है, मगर मेरे हिसाब से देखो दोनों सत्य होने चाहिए थे। अब यदि आप कमेंट करके बता देना कि यदि किसी को ऐसा है कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है उसको पता है, तो वो आप बता देना। मेरे हिसाब से दोनों सत्य हैं, और मैं ये भी नहीं कंफर्म भी नहीं कहूँगा कि ये दोनों ही कि सत्य है, ये गलत नहीं है, ये भी मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से ये दोनों सत्य। क्वेश्चन 60, एबीसी एक साथ एक वर्ताकार स्टेडियम के परित घूमना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। तो चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः अपर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो, कितना आता है? तो देखो एक 42 है, एक 63 है, एक 84 है। 42 है, 63 है, 84। देखो आज हम बेसिक से एलसीएम ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 से भाग दोगे। 2 से भाग दोगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ दोगे तो जाएगा नहीं, और यहाँ दोगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। वापस से देखो 2 से भाग जा रहा है, क्या 2 से भाग देते हैं तो 21 आ जाएगा, 63 है ये, और ये भी 21 आ जाएगा। अब 3 से देखो तो 3 से ये 7 आ जाएगा, ये 31 नहीं 21 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। अब फिर 3 से भाग जाएगा तो ये तो 7 इसमें तो जा नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 7 आपका, ये भी 7 हो जाएगा। 7 का भाग जाएगा तो सब 1 1 1 1 1, तो ये हो चुका है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारा एलसीएम हो जाता है। 2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 3 को 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 नीम 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 7 तीन 42, 4 आई हासिल, 7 7 21 और 4 25, तो 252 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 68, एक विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और उसे 550 में बेच देता है, प्रतिशत लाभ बताइए। देखो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया, 50। तो 50 का लाभ हुआ है, उसको किस पर, 500 पर हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा करने पर 50 से यदि आप काटते हो तो ये 10 बार जाता है, यानी कि 10% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 70, ये आपको दे रखा है x क्यूब प्लस, यदि हम जानते हैं कि यदि ये k के बराबर है तो ये मेरा कितना होता है, k क्यूब माइनस 3k होता है, इस प्रकार से होता है। तो यानी कि k क्यूब माइनस 3k की वैल्यू आपको 18 दे रखी है, तो हमें k की वैल्यू पूछी है, ये हो गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो आप k को कॉमन ले लो, नहीं तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, k का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे है ना वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, k की पावर 3 हो चुकी है, यहाँ पर k है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन से मान रखना स्टार्ट करेंगे। हम जब भी द्विघात बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ ऑप्शन से फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन रखोगे आप जब, अब ऑप्शन से आपको मान रख के देखना है। जैसे पहला ऑप्शन रखोगे आप, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आसान ऑप्शन रखने की कोशिश करते हैं, यानी एक है, जैसे एक रखोगे आप, यहाँ 1 -1 करोगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। फिर 3 रखोगे तो 3 27 आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे 3 9 आएगा, 27 में से 3 घटाओगे तो 18, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से 4 का स्क्वायर करते हो तो 64 आता है, और यहाँ 12 आ जाता है। 12 64 में से घटाते हो तो 2, और ये आपका कितना आ जाता है, 52 हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होता है। इसी प्रकार से 9 का करोगे आप, 9 का थोड़ा सा लंबा होता है तो वो ऐसे ही नहीं होगा। 9 का क्यूब 729 होता है, और इसमें से आप 9 3 27 घटाओगे तो ये तो काफ़ी बड़ी संख्या आएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। ये मैंने आपको सारे ऑप्शन रख के दिखाए हैं। सवाल नंबर 71 की बात करते हैं कि अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है, 400 रुपये इस पर खर्चा करता है। ठीक है, 4000 में खरीदी, 400 रुपये इस पर खर्चा किया, टोटल कितना हो गया, 4400। ठीक है, यदि वह उस साइकिल को 5000 में बेच देता तो उसका प्रतिशत लाभ, यानी कि टोटल उसने कितना खर्चा किया, 4400 खर्च किया, इसी पर तो 5000 में उसने बेच दिया,
तो ये जो 4,400 रुपये है, इसी पर तो उसको प्रतिशत लाभ हुआ है जितने का हुआ है, क्योंकि टोटल खर्चा उसने इतना किया है। 4,000 में खरीदी, 400 रुपये उसने उस पर खर्च किया, तो टोटल 600 रुपये का लाभ हुआ है। जब हम देखते हैं 5,000 में से 4400 आप घटाते हो, तो अब 600 का लाभ को हम परसेंटेज में बनाना है, तो ये हमें पता है कि 600 का जो लाभ हुआ वो 4400 पे हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए। जब इसका भाग हम देते हैं तो सबसे पहले 44 से थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, जितना कटता है उतना काट लेते हैं। ये 22 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा, और ये 300 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका भाग दो तो 22 से कम 22 बार चला जाएगा, एक बार चला चुका है। अब यहाँ पर कितना बचा, 8, 80 बच चुका है। 80 में 7 बार जाएगा, 80 में देखो 80 आ चुका है, 80 आ चुका है, कितनी बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा। 80 देखो 88 आता है, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 66। ठीक है, यानी 13 आ चुका है, 13 तो आ चुका है, फिर भी आगे दे रखा है ऑप्शन में। तो जब 66 गया तो कितना बचा, यहाँ से बचेगा 4, और यहाँ से बचा आपका 7, 1 14, यानी 14/22 इस प्रकार से बचेगा, क्योंकि अब 14 में तो भाग जाएगा नहीं। थोड़ा सा और सरल करोगे इसको तो 7/11 हो जाएगा, यानी 13 सही 7/11% हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो चुका है। सवाल नंबर 81 की बात करें, 81 की बात, 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपये है। अब देखो 2 सालों का जब भी आपको ब्याज दिया होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होता है, तो दर परसेंट हम देखो किस प्रकार से निकालते हैं। मैं क्या करता हूँ, 2 मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो मैं किस प्रकार से करता हूँ, जैसे 16,000 आपको राशि दी गई है, तो मैं मान लेता हूँ x% मिलता है, यानी कि पहले साल क्या हुआ, ब्याज x का x% और दूसरे साल भी x का x%, इस प्रकार चलते हैं कि 16,000 का x% और जो ब्याज मिला उसका x%, वही हमारा क्या है कि दोनों का अंतर है। तो इसका अंतर यदि आप निकालते हो तो जो कि आपको दे रखा है 1,000 दे रखा है। अब आपको क्या है, x का मान निकालना है। यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी है, और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो और कट। तो आप जब x² की बात करते हैं तो उधर लेके जाओगे, ये 1,000 हो चुका है, 1 जीरो और लग चुकी है, 10,000 हो जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। अब आप x² का अंडरूट लोगे तो 10,000 का तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और नीचे 16 का लोगे तो 4 आ जाएगा, यानी 25% दर आ चुकी। ये तरीका है, x का मान निकाल लो इस प्रकार से, यानी कि x का x%, 16 का x% निकाला और उसका x% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, इस प्रकार से कर सकते। नहीं तो देखो आपके पास ये फॉर्मूला भी होता है कि दोनों के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है। अंतर का फॉर्मूला 2 साल की यदि बात करें तो p मूलधन इंटू r², ठीक है, बटे 100 का स्क्वायर, इस प्रकार से। यह पूरे का ऐसे कह दो कि इसका स्क्वायर होता है p इंटू r बटे 100 का स्क्वायर, ये होता है इनके अंतर का फॉर्मूला। आप यहाँ पर मान रखोगे, यहाँ 16,000 रखोगे, ठीक है, अंतर हमको दे रखा है कितना, 1,000 दे रखा है। इसका मान पूछा गया है तो r का मान हमसे पूछा गया है, नीचे है हमारे पास 100 का स्क्वायर दे रखा है, इस प्रकार से है। अब यहाँ से आप जीरो देखते हो तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाती है, यानी कि अब 16 को मैं उधर ले के जाऊंगा तो 1/16 हो जाएगा, r बटे 100 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर यदि आप हटाते हो तो यहाँ तो 1/4 आ जाता है, यानी दोनों साइड अंडरूट ले लिया, यहाँ पर r बटे 100 हो जाता है। तो यहाँ से यदि r का मान निकालते हो तो आप 25% आ जाता है। ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों तरीकों से कर सकते हो। क्वेश्चन 82, 2 व्यक्ति ए और बी क्रम से 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से ए के बिंदु से चलना शुरू करते हैं। वे ए की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी बतानी है। यानी कि इस प्रकार से देखिए कि हाईवे पे 2 गाड़ियां चल रही है, एक गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा जिसमें आप बैठे, और आपके साथ में एक गाड़ी और रवाना हुई जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुछ समय बाद आप देखते हो कि जो 80 किलोमीटर वाली गाड़ी है वो आपसे धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट कर, जितना ज़्यादा दूर होगी कुछ देर बाद वो आपको दिखाई भी नहीं देगी, यानी कि वो और ज़्यादा दूर चल जा चुकी है। यानी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वो आपके बीच की दूरी, उस कार के बीच की और आपके कार के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी।
ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि 1 घंटे में वो आपको, जैसे 1 मिनट में आपको यदि वो दिखाई दे रही थी, 2 मिनट में आपको थोड़ी कम दिखाई देने लगी, 3 मिनट में आपको दिखनी बंद हो गई और 4 मिनट में तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। इसी प्रकार से यहाँ है कि एक गाड़ी 3 से चल रही है, दूसरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं 2 व्यक्ति। ठीक है। तो 1 घंटे में उनके बीच का अंतर कितना आ जाता है? 1 घंटे की यदि बात करते हैं तो उनकी चाल है 3 किलोमीटर, यानी कि पहला वाला 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल जाता है और दूसरा वाला 1 घंटे में 4। तो 1 घंटे में उनके बीच का अंतर 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 घंटे में 1 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं 1 किलोमीटर का। तो 6 घंटे में कितना अंतर हो जाएगा? आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 किलोमीटर है तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ये हो चुका है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 86 दिया गया है कि ग्राफ में 7 वर्षों के दौरान 2 कंपनियां ए और बी के उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। बी को आपको स्क्वायर से दिखाया गया है, यानी वर्ग से दिखाया गया है, और ए को आपको इस प्रकार दिखाया गया है। ठीक है, एक चतुर्भुज मान लो, इसको चतुर्भुज से दिखाया गया, ये मान लेते हैं। तो अब पूछा क्या गया है, कंपनी बी के लिए 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। वर्ग से है बी कंपनी। 2017 की बात करें तो यहाँ पर है, जो कि आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर 2000 किसकी बात करिए? 18 की बात करिए, तो 2000 कंपनी ये 6 हो जाता है। यानी 2017 से 2018 के बीच कितनी वृद्धि हुई, ये पूछी गई है। तो ये है 4, ये है 6, तो वृद्धि कितने की हो गई है? 4 से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। किस पर हुई है? 4 पर। परसेंटेज के लिए 100 से करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? ये 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 87 की बात करें, नीचे दिए गए पाई चार्ट भारत में विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों की संख्या के प्रतिशतवार बंटन को दर्शाया गया है। प्रतिशतवार बंटन को दर्शाया गया है। इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा? इंजीनियर्स के लिए 30% दे रखा है आपको। विकल्पों में से किसके बराबर होगा? इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा? यानी ये 30% के बराबर है। पूरा कितना होता है? 100% होता है। और यदि डिग्री की बात करें, क्योंकि हमारा आंसर डिग्री में पूछा गया है, इसलिए पूरा कितना होता है? 360 के बराबर हो सकता है। तो हमें निकालना है कि 360 का 30% कितना होता है, ये निकालना है। 30% 360 का कितना होता है, ये पूछा गया। तो कैसे करोगे आप? देखो, ऊपर ये और ये 0 कट जाएगी, नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। यानी 360 डिग्री का 30% 108 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 88 की बात करें, दिया गया बार ग्राफ 2015 और 2016 में एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं, ये है 5 शाखाएं, में उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की कुल संख्या दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। तो नंबर ऑफ वायरलेस कीबोर्ड दे रखे हैं, इधर है ना कंपनियां दे रखी है, ब्रांचेज ऑफ कंपनी की। तो 2016 में शाखा B4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या के बराबर? तो 2016 की बात करें, B4 के बराबर कौन सा आ जाता है? ये वाला आ जाता है। B4 में कौन सा आ जाता है? 34 आता है। ठीक है, 2016 नीचे वाला ब्लू वाला है और 34 है B4 कंपनी में 2016 के अंदर। तो अब पूछा गया, ये जो ऑरेंज वाली है, इसमें ये 34 कब दिखाई दे रहा है आपको? नहीं नहीं, देखो क्या दे रखा है आपको, 2016 ये ऑरेंज वाला पार्ट है। तो B4 कंपनी में 2016 में कितना है? 36 दे रखा है। 2016 ऑरेंज है तो B4 कंपनी में 2016 में 36 है। ठीक है, उत्पादित संख्या। तो ये 36 अब नीले वाले में किस में दिखाई दे रहा है, ये पूछा गया। तो B1 कंपनी में दिखाया गया है।
2015 में B1 कंपनी में दिखाया गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और किसी में दिखाई दे रहा है आपको? किसी में नहीं, तो केवल B1 कंपनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 89 की बात करें, दी गई बार ग्राफ में 5 दुकानें ABCDE की 2017 और 2018 में हुई इन्वर्टर की बिक्री को दर्शाता है। तो देखो, दुकान ए की दोनों वर्षों, यानी कि ये ए है, बी सी डी इस प्रकार दे रखे, 2 वर्ष है 2018 और 2017। तो ऊपर वाला है जो आपको 2018 और 2017 2 वर्ष दिए गए हैं। अब कौन सा 18 कौन सा 17 ये मुझे भी नहीं पता चल रहा है, अगर दोनों वर्ष दिए गए हैं। तो दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात बताना है। यानी ए के दोनों वर्षों की कुल बिक्री आप जोड़ लो और डी के दोनों वर्षों की कुल बिक्री को आप जोड़ लो और इनका अनुपात पूछा गया है। ये 90 और 85 आपको यहाँ दे रखे हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 175 के बराबर आ जाता है। डी की बात करते हैं तो यहाँ 70 और 80 दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 150 के बराबर आ जाता है। दोनों का अनुपात निकालोगे 175 और 150 का, तो कितना आ जाएगा? ये 25 से काटोगे तो ये 6 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 7:6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बता सकते हैं कि इस प्रकार का सवाल मेरे को समझ नहीं आया, तो अगली बार हम जब अगला सेट करवाएंगे तो उस प्रकार के सवाल को और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।